फ्रेंड्स, तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है इतिहास परिचय, ठीक। तो इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखिए, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं बिन देर का। तो इस वीडियो में आपको बड़े बड़े वो प्रश्न मिलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि में भारत के इतिहास का वर्णन कीजिए। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार भारत का जो इतिहास हम पढ़ते हैं ना, वो याद करके परीक्षा में दे देते हैं, मतलब याद करके परीक्षा देते हैं। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार भारत का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं और पढ़कर उसे क्या कहते हैं, याद करके परीक्षा दे देते हैं, वह भारत के अंधकारमय समय का एक दुस्वप्न प्रतीत होता है कि हाँ पढ़ के जाकर रट के जाकर एग्जाम दे दो। यानी समझो कि इससे क्या लगता है कि यह अंधकारमय समय का दुस्वप्न प्रतीत होता है। कहाँ से कौन आए, लड़ाई क्यों शुरू हुआ, बाप बेटे भाई भाई के बीच राज सिंहासन के लिए जो छीना झपटी होने लगी, एक दल के पतन के साथ ही दूसरा दल खड़ा हो उठा। पठान हो, मुगल हो, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, सबने मिलकर इस स्वप्न को और ही जटिल बना दिया। भारतवासी कहाँ से आए, ये अपना सारा इतिहास इस विषय में मौन है, चुप है। मानो भारतवासी केवल लड़ाई झगड़ा या खूनी खराबी या दंगा फसाद करने वाले ही हैं। इसी कारण विदेशियों द्वारा लिखित जो इतिहास में हम युद्धों के अधर तूफान की कथा ही केवल पाते हैं, अधर, और अपने देश का अतीत नहीं जान पाते हैं। अतः रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि देश भाग्यवान है जिसने अपने देश के इतिहास को पढ़ने का सौभाग्य पाया। यानी रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि वे देश भाग्यवान हैं जिन्होंने अपने देश के इतिहास को पढ़ने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। ऐसे ही इतिहास पढ़कर बच्चे बाल काल से ही अपने देश से पूर्ण परिचित हो जाते हैं, किंतु हमारे इतिहास ने हमारे देश की वास्तविक पहचान को ही ढक लिया है। मोहम्मद गजनी के आक्रमण से लेकर लॉर्ड कर्जन तक के साम्राज्य विस्तार का काल जो इतिहास का ही है, वह भारत का एक विचित्र पहेली है, और इस तथ्य को जानने में वे हमारी कोई सहायता नहीं करते, बल्कि हमारी दृष्टि के सामने पर्दा डालते हैं। ऐसा इतिहास हमारी आंखों में ऐसा कृत्रिम आलोक फैलाता है जिससे हम अपने स्वदेश का उज्जवल भविष्य भी अंधकार में पाते हैं। और सब देशों का इतिहास एक समान नहीं होगा, इस कुसंस्कारों को बदलने की जरूरत भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक युग के इतिहास के विषय में आप क्या जानते हैं। तो 1817 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की लिखा। 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक का मूल उद्देश्य जो था, भारत के अतीत की जानकारी को, यानी बीती हुई जगह जानकारी को ना एक जगह एकत्रित करना था। जब मतलब कहा जाए तो जेम्स मिल ने ये जब पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया,
तो इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यही था कि भारत के अतीत की जानकारी को एक जगह एकत्रित करना था, जिससे उसे पढ़कर प्रशासन से संबंधित विदेशी भारत के विषय में साधारण परिचय पा सके। जिस देश के वासियों पर वे शासन करते थे उस देश के इतिहास को भी जानना होगा। अपनी पुस्तक में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है: हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। आरंभ के 2 दलों का नामकरण शासक ने धर्म अनुसार किया गया किंतु अंतिम नाम शासक की जाति पर आधारित है और इसी कारण उसे ईसाई धर्म न कहकर ब्रिटिश युग कहा गया। और ब्रिटिश सभ्यता धर्म से नहीं बल्कि जाति से जानी जाए। आधुनिक भारत के लिए धर्म को बदलते जाति को भी प्रमुखता दी जाती है। साथ ही साथ मिल ने लिखा भी है कि मुस्लिम युग भारत के इतिहास को अंधकारमय का युग था और साथ ही हिंदू युग के लिए श्रद्धा नहीं दिखाई देती है। मिल के द्वारा लिखित इतिहास के 2 विषय बनते। पहला, भारत के इतिहास का युग विभाजन। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, शासकों के धर्म परिचय से। और मिल ने यह धारणा बना लिया कि प्राचीन भारत के जो सभी शासक थे ना वह हिंदू थे। जेम्स मिल ने 3 तरह से बांट दिया, यानी सबसे पहले हिंदू, उसका मुस्लिम और फिर बच जाता है तो वो ब्रिटिश वाले। तो आधुनिक यानी कि जो जेम्स मिल है उसने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था? 3, हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। आरंभ का जो 2 काल चला ना वो समझो कि ब्रिटिश युग के नाम से जाना गया, अर्थात ब्रिटिश शासन धर्म से ही नहीं बल्कि तो आपने देखा क्या कि ये जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और आरंभ का जो 2 काल एक तरह से नामकरण शासकों के धर्म के अनुसार था, किंतु जो अंतिम नाम शासक के जाति पर चला गया, ठीक। और इसी से उसे ईसाई युग ना कहकर ब्रिटिश युग कहा गया। जो पहला देखिए जाति था हिंदू, फिर दूसरा मुस्लिम, अरे तो तीसरा तो ब्रिटिश लोग कौन सा धर्म अपनाता है? ईसाई, तो ईसाई युग कहते हैं। पर एक तरह से ना बल्कि उनके कहा जाए तो यह अंतिम जो नाम था जाति पर आधारित हो गया, यानी ब्रिटिश युग हो गया। और इसी कारण उसे ईसाई युग ना कहकर ब्रिटिश युग कहा गया, अर्थात ब्रिटिश सभ्यता धर्म से नहीं बल्कि जाति से जानी जाएगी। और आधुनिक बनाने के लिए धर्म को बदले जाति को प्रमुखता दी जाती थी। साथ ही मिल ने लिखा भी है कि मुस्लिम युग भारत के इतिहास का अंधकारमय युग था और हिंदू युग के साथ श्रद्धा नहीं दिखाई देती थी। मिल के द्वारा लिखित इतिहास से 2 विषय बनते हैं। पहला कि भारत का इतिहास का युग विभाजन, तब शासकों ने धर्म परिचय से। मिल ने यह धारणा बना ली कि प्राचीन भारत के सब शासक हिंदू हैं और इसी कारण जैन धर्मावलंबी चंद्रगुप्त मौर्य और बौद्ध धर्मावलंबी बिंदुसार को भी हिंदू युग में शामिल किया गया है। और इसी कारण भारतीय युग के सभी शासकों को मिल ने मुसलमान धर्म के साथ जोड़ दिया और फलस्वरूप अकबर जैसा उदारवादी शासक की भी पहचान भी धर्म के घेरे में बंध गई। और द्वितीय महत्वपूर्ण बात तो यह था कि मिल ने भारत के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालांतर में 3 विभाजन ही प्राचीन, मध्य और आधुनिक कहलाए। भारत के आधुनिक काल के इतिहास को जानने के क्या साधन है, उसकी परिणतता क्या क्या वर्णन कीजिए।
तो भारत के आधुनिक काल के इतिहास को जानने के लिए कई तरह के शासन उपलब्ध है और साधन उपलब्ध है। वर्तमान में आधुनिक काल का समय अधिक निकट होने के कारण उसे आधुनिक काल के इतिहास को जानने की सामग्री उपलब्ध है, यानी 4 से लेकर 500 वर्ष तक के दस्तावेज। फिर बोल रहा है कि पुस्तकें, चित्र नहीं नष्ट नहीं हुए। इसके सिवा सारी सामग्री को वैज्ञानिक प्रणाली से सुरक्षित रखने के लिए भी उपाय किए गए। पूरे विश्व के आधुनिक समय के इतिहास लेखन की सामग्री पर्याप्त अनोखी है। भारतीय इतिहास इसका अपवाद है। प्रशासनिक दस्तावेज, पुस्तकें, डायरी, चिट्ठियां से शुरू करके जमीन विक्रय की दलील या रोजगार बाजार का दर और साथ ही साथ इतिहास की सामग्री है। और इसके अतिरिक्त भारतीय मानचित्र, पोस्टर, विज्ञापन, संवाद पत्र के माध्यम से अनेक प्रकार की सामग्री का उपयोग आधुनिक काल के इतिहास के लेखन में किया जाता है। और ब्रिटिश सामग्रियों को ब्रिटिश तरीके से काम में लाया जाता है। जैसे किसी आत्मकथा से उनके समय के इतिहास की सामग्री पाते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत विभाजन से उत्पन्न जो यंत्रणा का चित्रण करना है और विभाजन की यातना की अनुभूति करने के लिए इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। संविधान राष्ट्र भारत के पड़ोसी राज्यों में से दो राज्य भारत के अत्यंत निकट आत्मीय थे। लंबे समय तक वे पास थे, फिर भी एक समय आ गया जब वे अलग हो गए। समय बीतने के साथ साथ आत्मीयता के बंधन भी टूट गए। जो पहले एक था बंधन, आज के वे एक दूसरे के आत्मीय रूप पहचान भी नहीं पाते हैं। सपनों से दूर खोए हुए आत्मीय स्वजनों को नए सिरे से पहुंचाने के लिए भारतीयों को इतिहास पढ़ना होगा। आत्मीयता खोकर अलगाव कैसे आ सकता है, यह समझने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। इतिहास में ही हमें भारत के समाज, राजनीति, संस्कृति और मनुष्य के जीवन यापन से संबंधित बहुत सारे वृत्तांत पढ़ने को मिलेंगे और हम देख पाएंगे कि अब इतिहास हमसे दूर है कि भी नहीं। अब वह वर्तमान के साथ हमें भी स्पर्श कर रहा है। वह हमारे वर्तमान के साथ हमें भी स्पर्श कर परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपने को उसे इतिहास में खोज पाएंगे और उनके अनुभव से ही परिचालित होगा हमारा वर्तमान इतिहास। लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिक्कों के महत्व का प्रकार जानना। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में मुद्राओं का अपना एक अलग ही महत्व देखने को मिलेगा। प्राचीन काल के प्राप्त सिक्कों मोहरों पर जो तिथियां अंकित होती थी ना, उन्हीं की सहायता से ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाए। प्राचीन भारत के 200 से लेकर 300 तक के इतिहास को सर्वाधिक ज्ञान सिक्कों कहा जाता है और इंडो पर्शियन या इंडो बैक्ट्रियन लोगों का इतिहास उनके सिक्कों द्वारा हो जाता है। सिक्कों पर उन्हें प्रचलित कराने वाले शासकों के चित्र, नाम, शासक आदि का उल्लेख होता था। अतः सिक्कों से शासकों के वंश परिचय, उनके समय की धार्मिक और आर्थिक और तथा तथ्यों के उद्घाटन का वर्णन मिलता है। कुदुल कदफिस द्वितीय के सिक्कों से उन्हें शैव सिद्ध करते हैं और समुद्रगुप्त के सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि ये वीणा वादक थे। और कुषाण कालीन सिक्कों से भारतीय महिलाओं का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होगा और सिक्कों के प्रति स्थान पर आधारित शासकों के साम्राज्य की सीमा निर्धारित करने में सहायता मिलती है।
शासकों द्वारा चलाए गए सोने चांदी के सिक्के तत्कालीन अर्थात संपन्नता और मिश्रित धातुएं मुद्राएं अर्थात विभिन्नताएं का परिचय देती है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता है किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।